एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी भोरिया बिफोर यू। देखिए, हम कर रहे थे केवीएस पीआरटी के क्वेश्चंस, जिसमें टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है। तो पार्ट 1 हम कर चुके हैं, सेट ए का पार्ट 1 हम कर चुके हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन किए थे, तो उसके नेक्स्ट आगे के 10 क्वेश्चंस आज कर रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। द प्लैनेट नियरेस्ट टू अस इज जुपिटर, जुपिटर हमसे सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। ऑल द स्टार आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस, कि सारे स्टार्स का डिस्टेंस हमसे सेम है। द प्लैनेट डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ऑन, कि प्लैनेट जो होते हैं उनकी अपनी जो लाइट नहीं होती। द प्लैनेट कीप चेंजिंग their पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू स्टार्स, कि स्टार्स के रिस्पेक्ट में प्लैनेट की पोजिशन चेंज होती रहती है। द प्लैनेट वीनस अपीयर्स इन ईस्ट स्काई बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले कौन सा प्लैनेट वीनस क्या ईस्ट वाले रीजन में हमें स्काई में दिखाई देता है। द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ, कि जिस प्लेन के अलोंग जो अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, वो इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर मार्क करेंगे। तो पहले इक्वेटोरियल प्लेन की ही बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ पोल दिखाया गया है। ये इसके एक एक्सिस के अलोंग अपर रीजन है, ये नॉर्थ पोल है, इसके नीचे साउथ पोल होता है। और जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा अर्थ जैसे नीचे स्फेरिकल बोल है ऑल शेप की, तो ये आपको अर्थ दिखाई दे रही है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये जहां से डिवाइड करके दिखाया गया आपको ये इक्वेटर है। इक्वेटर है तो मतलब इक्वेटोरियल प्लेन होता है, ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन होता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। अब एक एक करके हर एक की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये हमारे क्या है, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में ये क्या, सन, जो कि एक स्टार है, नियरेस्ट स्टार है अर्थ के। और भी बहुत सारे गैलेक्सी में बहुत सारे आपको स्टार्स नजर आएंगे। ठीक है, तो इससे मतलब साफ जाहिर होता है, वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सन हमारे बहुत क्लोज है इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है, जबकि जो और स्टार हैं काफी दूर हैं तो छोटे दिखाई देते। तो अर्थ से इक्वल डिस्टेंस पे सभी स्टार्स नहीं है। दूसरी बात, पहला जो प्लैनेट होता है हमारा मर्क्यूरी होता है, फिर आता है वीनस, देन आता है आपका अर्थ, देन मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद आपके आता है नेपच्यून। और जो प्लूटो है उसको अब हम प्लैनेट्स में कंसिडर नहीं करते हैं। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि प्लेनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो सन से लाइट लेते हैं या फिर मून से लाइट लेते हैं। ठीक है, जो सन है उससे लाइट लेते हैं। और फिर बात करें ईस्टवर्ड की। अब ये पहली बात है, जो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, इधर से ये रोटेट करके अपना रिवोल्यूशन पूरा करता है। और इस रिवोल्यूशन करने वाले पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, प्लेन को ऑर्बिट बोलते हैं। द प्लेन ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और अब आप एक चीज देख रहे हैं, जहां से सन राइज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट बोलते हैं ना, तो सन इधर से राइज हो रहा है और ये आपकी ऑर्बिट है। ऑर्बिट है, मर्क्यूरी पहले आ रहा है, ये वीनस की ऑर्बिट है, फिर वीनस आ रहा है। तो मतलब जब भी देखेंगे आप ईस्ट की तरफ आपको ये दो प्लेनेट नजर आ सकते हैं, और ये तो इनके बाद है, तो ईस्ट की तरफ तो नजर आने से रहे, है ना। तो एक बार थोड़ा आगे चलते हैं, शायद आपको क्लियर हो। ये वाला देखिए, ये हमारा सन है, सन है, और ये क्या है, मर्क्यूरी की ऑर्बिट है, ये क्या है, वीनस की ऑर्बिट है। मान लो इस वाले सरफेस पे जब हमें सन दिखाई देता है, तो मतलब ईस्ट की साइड, क्योंकि हमेशा सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट की साइड से निकलता है। तो हम क्या देख सकते हैं, या तो मर्क्यूरी इधर हो सकता, मर्क्यूरी इधर हो सकता है और वीनस इधर हो सकता है, या फिर पॉसिबिलिटी क्या है, इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है। हम स्पेशली वीनस की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये रिवॉल्व रोटेट करके इधर से
रिवॉल्व करके आ रहा होगा। दो तरीके की मूवमेंट होती है, एक रिवॉल्यूशनरी एक रोटेशनली, ठीक है। तो ये आ रहा होगा जब मान लो अर्थ इधर है और किसी केस में मर्क्यूरी और वीनस भी इधर है, तो भी तो ये ईस्ट की साइड ही दिखेंगे क्योंकि सनराइज तो उस वक्त इधर वाली साइड से हो रहा है। तो इसलिए मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, मर्क्यूरी और वीनस को मॉर्निंग स्टार बोला जाता है क्योंकि ये मॉर्निंग के समय ही हमें नजर आते हैं। और देखो मैंने आपको जैसे बताया था, ये आपको बहुत सारे स्टार्स नजर आ रहे हैं, काफी दूर है इसलिए हमें छोटे छोटे नजर आते हैं, तो इक्वी डिस्टेंस पे ये नहीं होते। तो एक बार अपने स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। प्लेनेट जो है नियरेस्ट जुपिटर है, बिल्कुल नहीं है, हमने पढ़ा देखा, अभी एक एक करके प्लेनेट पढ़ी ना हमने। फिर आता स्टार इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये अपनी इनकी कोई एमिट नहीं करते लाइट। दूसरी बात है फिर प्लेनेट कीप चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्स, ऑब्वियसली क्योंकि स्टार के जो सन है, सन भी तो सबसे बड़ा स्टार है, उसके अराउंड ही तो रोटेट कर रहे होते हैं, तो ये हमारा सही ऑप्शन हुआ। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे सी किस में है। देखिए हमारा सी है सेकंड ऑप्शन में, हमारा यहीं से सॉल्यूशन हमें मिल गया कि ये ऑप्शन तो पक्का है, हम श्योर हैं, तो हमारा आंसर यहीं पे मिल जाना, हमें आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन स्टिल हम देख लेते हैं, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए, अदरवाइज एग्जाम में आप टाइम बचाने के लिए आगे चल सकते हैं। द प्लैनेट वीनस appears in the eastern sky before sunrise, कि सनराइज होता है, देखो सनराइज हो जाएगा उस वक्त तो लाइट ज्यादा हो जाएगी ना, उससे जस्ट थोड़ा पहले जब लाइटिंग कम होती है तो उस वक्त हम ईस्टर्न स्टार्स को देख सकते हैं, क्योंकि हमें दूर जो भी दिखाई देता है हमें तो ऐसा ही लगता है कि ये स्काई में जो स्टार जैसा ही दिखाई देता है, ईस्टर्न स्काई में वो दिखाई देगा। लेकिन उनकी स्टार में और प्लेनेट में क्या डिफरेंस होता है कि अपनी कोई लाइट एमिट नहीं करते, और इसी चीज को देख के पता चलता है कि ये प्लेनेट है या फिर कोई स्टार है। तो रिवॉल्व कर रहा होता है तो हमने क्या बताया, इसे ऑर्बिट बोलते हैं, ना कि इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देन हम आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन है, the two spaces x and y combines together to form a product P which contain both x and y. x plus y ने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया, and x and y contain both broken down into simpler substance by simple chemical reaction. Which of the following concerning the species x, y and p are correct? तो दो जो केमिकल रिएक्शन हुई है, x प्लस वाई ने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया है आपका। देन ऑप्शन देखते हैं, P इज कंपाउंड, क्या P कंपाउंड है? देन x एंड y आर कंपाउंड्स, क्या ये दोनों कंपाउंड्स हैं? या फिर x एंड y आर एलिमेंट्स, क्या ये दोनों एलिमेंट्स हैं? देख P हैज द फिक्स्ड कंपोजिशन, कि P की कोई फिक्स कंपोजिशन होगी। देखिए एक बात तो तय है, या तो आपको सेकंड ऑप्शन होगा या आपका थर्ड ऑप्शन होगा, दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। हम अपने ऑप्शन देखते हैं, हमारा आता है 1 2 एंड 3, फिर आता है 1 2 एंड 4, फिर आता है 1 3 एंड 4, फिर आता है आपका 1 3 एंड 5। देखिए यहाँ पे आपका 2 और 3 दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया है ना, और ये भी बिल्कुल गलत हो गया। इसी अकॉर्डिंग अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो भी हम इतना मतलब 50% अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब फिर हम आगे चलते हैं, हमारी बात आती है सेकंड पे और फोर्थ पे, देखते हैं हम सेकंड और फोर्थ में से हमारा कौन सा करेक्ट है। देखिए ये है हमारा केमिकल रिएक्शन, जो इधर वाले केमिकल रिएक्शन में जो हम देते हैं, पहले इनिशियल जो भी मटेरियल हमारे पास होता है उसे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे, और जो फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है, वो क्या कहलाता है, अपना प्रोडक्ट कहलाता है। ऐसे ही जो कोल है ये कार्बन का ही रूप है, तो ये है, इसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं लेकिन ये भी एलिमेंट कहलाता है आपका। देन आपका आता प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ ये वाला, इसमें क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। और आप एक चीज और देखिए, जैसे यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो आप इधर क्या देख रहे हैं, एक कार्बन आपको इधर नजर आ रहा है और 2 ऑक्सीजन इसी के साथ बाइंड हुए हैं, मतलब जो कंपोजिशन इधर था एज इट इज
रिएक्टेंट की साइड से प्रोडक्ट की साइड चला गया, मतलब कि मान लो ये 1 kg है तो ये इधर भी हमें 1 kg ही मिलेगा, चाहे हमारी गैस की फॉर्म मिले, ऐश की फॉर्म मिले, या फिर फॉर्म चेंज हो सकती है, लेकिन उनका मेजरमेंट इन टोटल जो है सेम रहेगा। तो ठीक है, हम बात कर रहे थे इधर क्वेश्चन की, तो हमारा ये क्या है, एलिमेंट है, हमें पता चला कि ये एलिमेंट है। और पी क्या है, कंपाउंड है, बिल्कुल ठीक है। और फिर ये एक फिक्स कंपोजिशन में भी होता है, जो हमें दिया गया उसी की तो कंपोजिशन बनी एक, ठीक है। तो हमारा क्या सही होना चाहिए इस अकॉर्डिंग, आप देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला है हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 50% जो सॉल्यूशन था हमारा ऑलरेडी हो चुका था, अगर हमें कुछ भी नहीं आता था। अगर नहीं आता था तो फिर क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन 50-50 पे है, सिलेक्शन बिल्कुल 50-50 पे है जो आपने क्वेश्चन किया है, तो आप एक गैस करके इनमें से लगा सकते थे। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन ऐसा है कि आपने टिक कर दिया तो आपका जा भी सकता है कि आपकी बारी ही ना आए, तो उस वक्त आप नेगेटिव करने की कोशिश, जहमत बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, आगे बात करें। क्वेश्चन है हमारा, इन अ सिंपल सैंपल ऑफ इथाइल इथेनोएट, जो कि फॉर्मूला है CH3COO C2H5, the two oxygen atom have the same number of electron but different number of neutron, which of the following correct reason for it। कि जो ये केमिकल है इसका फॉर्मूला ये है, जिसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, जिसमें क्या है, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, सेम तो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रीजन सही है। फर्स्ट है, वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन, की एक ऑक्सीजन एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। अगर गेन किया है तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन सेम कैसे हो सकते हैं, ऑक्सीजन है अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो सेम कैसे हो सकते हैं। देन वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन्ड 2 न्यूट्रॉन, या फिर हो सकता है कि उसने न्यूट्रॉन को गेन कर लिया हो, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। द 2 ऑक्सीजन एटम आर आइसोटोप्स, हो सकता है कि वो आइसोटोप हो। द 2 ऑक्सीजन एटम आर आइसोबार, या हो सकता है वो आइसोबार हो, है ना। तो इसके लिए हम बात करेंगे, ये देखिए ऑक्सीजन के 3 रूप दिए गए हैं आपको, एक ऑक्सीजन के 16 है, ऑक्सीजन 17 है और एक ऑक्सीजन 18 है। तो इधर हम देख रहे हैं जो ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं, आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको 8 दिखाया गया है, सब में कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर भी आपको 8 दिखाया गया है और इधर भी आपको 8 दिखाया गया है, ठीक है। अगर हम आगे देखें, अगर हम देखते हैं न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या है, यहाँ पे 9 दिखाए गए हैं आपको, 17 वाले में 9 दिखाए गए हैं, जो आपका 16 वाला है यहाँ पे 8 दिखाए गए हैं, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको 10 दिखाए गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, प्रोटॉन यहाँ पे आपको 8 दिखाए गए हैं, यहाँ पे भी आपको 8 दिखाए गए हैं और यहाँ पे भी आपको 8 दिखाए गए हैं। मतलब कि प्रॉब्लम कहाँ है, न्यूट्रॉन्स में। यहाँ पे 10 दिखा रहे हैं, 2 दिखा रहे हैं ज्यादा, और यहाँ पे 1 ज्यादा दिखा रहे हैं न्यूट्रॉन आपको, और यहाँ पे 8 दिखा रहे हैं बिल्कुल। तो क्या मानेंगे हम, ये इसके आइसोटॉप्स हैं, ये इसके आइसोटॉप हैं, ठीक है। इसकी वजह से इनका जो नंबर है ऑक्सीजन एटम्स का, वो डिफर कर रहा है, न्यूट्रॉन का नंबर डिफर कर रहा है, और जब भी न्यूट्रॉन का नंबर डिफर करता हो उसे क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। देन हम आगे चले तो क्या देखते हैं, द सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व्स इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, गोल्गी एपरेटस। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, राइबोसोम हुआ, प्लास्टिड हुआ और गोल्गी एपरेटस हुआ। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, लास्ट जो लेक्चर था वो मैंने आपको बताया है। आप अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में, आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाके एक बार पहले उसे देख लीजिए, काफ़ी एक्सप्लेन्ड वे में है वो भी आपकी। तो फिर हम आगे करते हैं, ये हमारा है प्लास्टिड। अब ये मत बोलना कि मैंने लास्ट टाइम आपको क्लोरोप्लास्ट बताया था, ऑब्वियसली मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट बताया था, लेकिन ये भी बताया था क्लोरोप्लास्ट की एक टाइप क्या है, प्लास्टिड होती है, और यही प्लास्टिड हमने दिखाया था, ये क्लोरोप्लास्ट की एक टाइप है, ठीक है।
आगे बात कर रहे थे हम गोल्गी एपरेटस की। पहले एक बार देख लेते, क्लोरोप्लास्ट ये टाइनी फैक्ट्री होती है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर भी इन चीजों को आप रिकॉल कर लीजिए। देखिए ये थोड़ा नया है, जो मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को मैंने नाम नहीं दिया था, इसे नेम देंगे हम सिस्टर्नी। क्या है जो ये फ्लैट आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्लैट अरेंजमेंट है ऑर्गेनेली का, जो एसोसिएटेड रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। ये मैंने ऐड किया है यहाँ पे, और ये आपने पढ़ ही रखा है। apparatus principally perform the function of packaging material to be delivered either in the intracellular target or secrete outside the cell। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ना। और थोड़ा सा और डिटेल जाते हैं अब हम। गोल्गी apparatus was named after कैमलियो गोल्गी। जो कैमलियो गोल्गी थे, उनका जो ये साइंटिस्ट थे, इनके नेम पे हमने इनको क्या नाम दिया? गोल्गी एपरेटस दिया इनके ऑनर में। फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के साइटोप्लाज्म में आपको मिलता है। देन गोल्गी एपरेटस गैदर सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड कंबाइंस देम टू मेक मॉलिक्यूल दैट आर मोर कॉम्प्लेक्स, कि सिंपल को लिया और बहुत ज्यादा और कॉम्प्लेक्स इसने बना दिया। देन इट then takes those big molecules, pack them in vessels and either store them for later use or send them out of the cell, कि उनको पैक किया जाएगा, ले लिया उनको और कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है और उसे स्टोर किया जाता है। और ये गोल्गी बॉडी हुई होती है जो ये डिसाइड करती है कि कौन से मोलिक्यूल को हमें कहाँ भेजना है। इट बेसिकली स्टोर पैकेज एंड मॉडिफाई द प्रोडक्ट इन वेसल, कि वेसल के अंदर ये स्टोर भी करती है, पैक भी करती है और उसे मॉडिफाई करके भेजती भी है। इट पैक एंड ट्रांसपोर्ट द मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन ईआर टू डिफर टारगेट इनसाइड और आउटसाइड द सेल। देखिए जैसे कि ये आपका ईआर है, क्या है? ये आपका ईआर है। इन्होंने जो प्रोटीन की सिंथेसिस की, इसको गोल्गी बॉडी ने लिया और यहाँ सिंपल फॉर्म में लिया और इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया, क्योंकि जरूरत के अकॉर्डिंग गोल्गी भी तो कुछ करेगी काम, तो इसने जरूरत के अकॉर्डिंग उसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया और कॉम्प्लेक्स बना के इनको पैक कर दिया डिफरेंट वेसल में। अब ये डिसाइड गोल्गी करेगी कि मेरे को कौन से कंपोनेंट को कहाँ भेजना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भेजना है या फिर सिक्रीशन कराना है उसका, या फिर एंडोसोम्स के पास भेजना है, फिर या फिर लाइसोसोम्स के पास भेजना है। तो ये गोल्गी बॉडी है जो डिसाइड करती है, ठीक है। और जो ये गैदर करती है सिंपल मॉलिक्यूल, इन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल लिया और उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना के भेजा, ठीक है। आगे हम देखते हैं अब हमारे ऑप्शन पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम वही तो है, इन्होंने भी क्या किया? प्रोटीन सिंथेसिस किया, ठीक है। प्लास्टिड के बारे में हमें पता है कि वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, है ना। गोल्गी एपरेटस के बारे में हमने पढ़ लिया और हमें क्या बोला गया था? जो कॉम्प्लेक्स शुगर है फ्रॉम सिंपल शुगर से प्रोड्यूस करते हैं या फिर फॉर्म करते हैं। तो हमारा आंसर 4 है जो करेक्ट हो गया। देन हम आगे चलते हैं, तो आगे क्या देखते हैं? फ्रॉम द गिवन पी टी ग्राफ, पी वर्सेस जो टी का ग्राफ होता है, पी बोल रही मैं, वी वर्सेस टी, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है, इट कंटेन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, कि ऑब्जेक्ट क्या है? ये हमें ग्राफ दिया गया है, वेलोसिटी दिखाई गई है। वेलोसिटी क्या है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जब स्पेसिफिक डायरेक्शन में किसी स्पीड की बात करें तो वो हमारी वेलोसिटी कहलाती है। डायरेक्शन जहां पे इंक्लूड हो वो वेलोसिटी कहलाती है।
ऑप्शन दिया गया है इन यूनिफॉर्म मोशन, एट रेस्ट, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसके बारे में हमें बताना है, तो हमें सबकी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, एक एक करके जानते हैं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए, हम आगे चलते हैं अब धीरे धीरे। मोशन मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन जाता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। कि मान लो मैं ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता 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 यहाँ तक आ गया है, तो मतलब उसने मोशन किया है, मतलब वन प्लेस से अनदर प्लेस पे गया है, और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, की ऑब्जर्वर ने उसे ऑब्जर्व किया है, तो ये क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। देन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो 2 मिनट में वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये 2 सेकंड में 2 किलोमीटर, या मतलब कुछ भी फिक्स जो डिस्टेंस है फिक्स टाइम पे जो है कवर कर रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, यूनिफॉर्म मोशन आएगा। देन आता है ये ग्राफ, देखिए ये दिखाया गया है, जैसे 1 मिनट में उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर, फिर 2 मिनट में उन्होंने कितना किया, 20, मतलब कि 10 कवर कर रहा है ना, दोबारा भी फिर 10 कवर कर रहा है, फिर 10 कवर कर रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस को और इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, तो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। अब आप जल्दबाजी ना करें कि वीडियो को स्किप करके आप समझे कि इसका तो एट रेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर मोशन में होता तो इस तरीके का ग्राफ आना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और यहाँ पे क्या दिया गया, हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है। धीरे धीरे वेलोसिटी वर्सेस टाइम पे भी पहुंचते हैं। इससे आगे देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई ना कोई चीज अनइक्वल होगी या फिर दोनों चीजें अनइक्वल हो सकती हैं आपकी। मान लो यहाँ ये 10 मीटर 1 मिनट में कवर कर रहा था, यहाँ पे फिर 30 मीटर 2 मिनट में कवर कर रहा है, तो वो क्या होगा, आपका ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा, या फिर हो सकता है स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए, ऐसे चला जाए, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं वन बाय वन। पहले हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ देखते हैं। ये डिस्टेंस है आपकी y एक्सिस पे और x एक्सिस पे टाइम है। स्टेशनरी है ऑब्जेक्ट, मतलब स्टेशनरी का क्या होता है, वो कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा, मतलब टाइम तो चलता रहता है। टाइम किसी के वश में है नहीं है, जैसे लॉकडाउन का टाइम, अब कोरोना का टाइम कितनी स्पीड से चला गया, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा, और हम क्या है, स्टेशनरी हो गए हैं, हमारी जिंदगी एक तरीके से स्टेशनरी से हो गई है ना। तो ये क्या होता है, कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की मान लो किसी बॉडी ने, और टाइम तो चल रहा है, तो ऐसे केस क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है। जब उसने कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना किया, इतना किया, और कोई टाइम लिया, और वो टाइम इक्वल लिया, जैसे अभी हमने पीछे दिखाया था वही ग्राफ है ये, तो वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और जब क्या होता है कि डिस्टेंस ज्यादा कवर करे, टाइम कम लगे, तो ऐसा ग्राफ जे शेप का कर्व देता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है। या फिर हो सकता है डिस्टेंस कम कवर करे और टाइम ज्यादा लगा रहा है, तो ग्राफ किस तरीके का हो जाएगा, ग्राफ आपका थोड़ा इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। देन हम बात कर लेते एक और केस की, जिसमें हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम की बात करेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम की बात करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ समथिंग इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है, किसी चीज की स्पीड किसी गिवन डायरेक्शन में। देखिए यहाँ तो आपको रेस्ट में दिखाया गया, स्टेशनरी है, टाइम तो चल रहा है, लेकिन कोई वेलोसिटी नहीं दिखाई गई है। इधर एक वेलोसिटी है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड की है या 2 मीटर पर सेकंड की, और टाइम तो चल ही रहा है आपका, तो ये किस में आएगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। कहाँ आएगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। देखिए फिर आपका आता है वेलोसिटी भी लगातार इंक्रीज हो रही है। देखो ये पहले वेलोसिटी यहाँ पे थी, अब वेलोसिटी यहाँ पे है, और टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसा केस किस में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म में आएगा।
अब हम एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। देखिए आप दो ग्राफ में कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा है। देखिए इधर से इधर तक पहले जान लेते हैं एक्सेलरेशन है क्या। जब एक्सेलरेटर दबाते हैं ना हम गाड़ी का, तो वही एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि किस रेट से हम वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, किसी स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं, वो आपकी एक्सेलरेशन है। देखिए ये इधर आपको एक्सेलरेशन कुछ नहीं दिखाई गई और ये क्या है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। फिर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब आप यूनिफॉर्म है तो भी आपकी ग्राफ पे कोई लाइन बीच में आपको शो नहीं होगी। जबकि आपकी नॉन यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन, तो आपकी इस तरीके की आपकी एक लाइन शो होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपने क्वेश्चन कहाँ था, अपना इधर स्टेटमेंट अपनी इधर लाई कर रही है, तो ठीक है, ये किस में आ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इन यूनिफॉर्म मोशन होगा हमारा आंसर। बाकी के ऑप्शन अपने इनकरेक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन नंबर 1 द अर्थ एंड अ पॉइंट मास ओनली, सेकंड है द अर्थ एंड द सन ओनली, थर्ड है एनी टू बॉडीज हैव सेम सम मास, कि कोई भी दो बॉडी जिनका कुछ मास हो, टू चार्ज्ड बॉडी ओनली, की जो चार्ज्ड बॉडी है उनके बारे में बात हो रही है। अब बात करते हैं, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their mass and inversely proportional to the square of distance between them। जैसे कि ये दो जो है मास है, बॉडी है, इनका कुछ मास है, जैसे इसका m1 है और इसका m2 है, तो इसके लिए फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जी लिखा, ग्रेविटेशन के लिए फॉर्मूला होता है g इंटू m1 इंटू m2 बाय डी का स्क्वायर, और d क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और जब भी चीजें अपॉन में जो लिखी जाती है उसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो अपर यहाँ पे लिखी जाती है, न्यूमरेटर की जगह लिखी जाती है, उसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि मास बढ़ने का सीधा सीधा असर पड़ेगा जो है फोर्स पे, फोर्स है ग्रेविटेशन की उस पे, जबकि डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। मतलब कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी, फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगी। आप इसे सिंपल मैथमेटिक की तरह ले सकते हैं। जब न्यूमरेटर हमारा, डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ये हमारा आंसर छोटा आता है, और जब डिनोमिनेटर हमारा छोटा होता है तो आंसर कंपैरेटिवली बड़ा आता है ना। तो ये मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके डिस्टेंस के। जैसे ही ये बॉडी पास में आएंगी, जैसे ही बॉडी पास में आएंगी मतलब डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो आपकी फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये लो है क्या, यूनिवर्सली वैलिड है, यूनिवर्सली वैलिड है। तो हम क्या देखेंगे, ग्रेविटेशन इज वीक फोर्स अनलेस लार्ज मास आर इन्वॉल्व्ड। मतलब कि हमने क्या पढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, ग्रेविटेशन होगी। अगर मास कम है तो क्या होगी, ग्रेविटेशन लेस होगी हमारी। देन हम बात करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो अर्थ के कारण ग्रेविटेशन है, फोर्स की ग्रेविटेशन है, उसे हमने क्या बोला, ग्रेविटी बोला। अब ग्रेविटी के बारे में जान लेते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, कि जितना एल्टीट्यूड हाई होगा तो ग्रेविटी की जो फोर्स होगी वो भी कम होती चली जाएगी। जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में, हिली एरिया में जाएंगे वहां पे ऐसा देखेंगे आप। इट ऑल्सो वेरी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ डिक्रीजिंग फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर, कि जो पोल है, जो पोल होता है अर्थ का, वहां से जब हम इक्वेटर की तरफ आते हैं वहां पे क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो डायमीटर है कंपैरेटिवली थोड़ा क्या होता है, थोड़ा स्लाइट उसमें वेरिएशन आ जाती है ना। अर्थ का जो डायमीटर है उसमें वेरिएशन आ जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब पढ़ेंगे, वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट, कि जो वेट होता है किसी बॉडी का किस चीज पे डिपेंड करता है, कि कितनी फोर्स
के साथ अर्थ ने किसी बॉडी को अट्रैक्ट किया है। और ये हमने पढ़ा कि ये मास पे डिपेंड करता है, मतलब कि जहाँ पे मास ज़्यादा होगा, जहाँ पे मास ज़्यादा होगा तो उस बॉडी का वेट भी ज़्यादा मिलेगा। अब मास और वेट में क्या डिफरेंस है? ये ग्रेविटी का ही डिफरेंस है। जितना ज़्यादा मास है उतनी ज़्यादा ग्रेविटी का इफेक्ट मिलेगा, और जितना कम मास है आपका, ग्रेविटी का इफेक्ट उतना कम मिलेगा। तो द वेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण उस वो क्या होती है, वेट मतलब बनाती है। जो मास और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इनका जो प्रोडक्ट होगा, जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू जी फॉर्मूला होता है, वो हमारा क्या बनाता है, वेट बनाता है। जबकि हमारा मास, तो जो हमारी बॉडी का एक्चुअल मास होता है वो हर जगह सेम रहता है। चाहे हम मून पे चले जाएं, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, तो वो हमारा मास हमेशा जो है जो मान लो 2 kg है तो 2 kg ही रहेगा। मून पे जाके आप अपना वेट करो तो भी आपका 2 रहेगा, अर्थ पे भी 2 रहेगा। लेकिन वेट में और मास में डिफरेंस किसका हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। आगे बात करते हैं, हमारा क्या आ गया, ऑप्शन क्या था फर्स्ट, अर्थ एंड द पॉइंट मास ओनली, कि अर्थ और जो मास है, कोई भी बॉडी है, उसके बीच के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर अर्थ या सन के बीच में बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, या फिर कोई भी दो बॉडी हो जिसका कोई मास हो उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर टू चार्ज बॉडी, जो चार्ज बॉडी होती है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज होता है किसी बॉडी पे, किसी पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी बात करें। तो हमने क्या पढ़ा, कोई भी दो बॉडी हो उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा। ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं जब अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी हो, जैसे ह्यूमन बॉडी हुई या फिर कोई ऑब्जेक्ट हुआ, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जल्दबाजी में पढ़ के कंफ्यूज होके फर्स्ट पे टिक आप नहीं करेंगे, यहाँ पे इधर ही आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं हम। आगे क्या है, इन सोनार वी यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, रेडियो वेव्स, या फिर ऑडिबल साउंड वेव्स। सोनार क्या होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमें। सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड एसओ से बना साउंड, नेविगेशन एन और एंड से ए और रेंजिंग से आर, ये आपका बन गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब इसके बारे में जान लेते हैं। डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड of underwater bodies like water hills, valley, iceberg, submarines, sunken ship। जो वाटर बॉडी होती है उसके नीचे कुछ भी चीजें हों, चाहे आपके एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक बॉडी है, जैसे कि आपकी फिश हो गई या फिर कोई शार्क वगैरह, मतलब किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनिज्म हुआ, कोई हिल हुई, कोई वैली हुई, या किसी भी प्रकार का कोई भी जो सबमरीन हुआ, किसी भी प्रकार की कोई बॉडी हुई, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोनार यूज करते हैं। सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड अ रिसेप्टर और डिटेक्टर एंड इज इंस्टॉल्ड एट द बॉटम ऑफ द शिप। देखिए, ये अपनी शिप है, ये जहां भी ट्रैवल कर रही है, मान लो ये सी है बहुत बड़ा, यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, तो ये ट्रांसमिट करती है कुछ वेव, क्योंकि हमने इसके नीचे क्या लगाया है, सोनार लगाया है, जो कि बॉटम पे लगाया है। ट्रांसमिट कर रहा होता है वेव्स। वेव्स ये कौन सी होती है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, ये जा रही होती है। इन्होंने देखा नीचे ये थोड़ा हाइयर है कुछ, और उसका कैसे पता चला कि ये यहाँ से टकरा के बैक गई। ट्रांसड्यूसर ने इसे जो डिटेक्ट किया, ट्रांसड्यूसर ने इसे क्या किया, ट्रांसड्यूसर ने डिटेक्ट किया और पता लगाया कि कोई बॉडी जो है, नीचे कुछ बॉडी है। एग्जैक्टली ये पता चले ना चले कि क्या बॉडी है, लेकिन ये तो पता चलेगा कि कुछ है। और जहां तक अगर मान लो हमारी फिश है, उसकी शेप भी डिटेक्ट हो जाती है कि ऐसी, क्योंकि देखो जितनी वेव्स जा रही हैं उससे टकरा के वापस जाएंगी, तो जितनी जल्दी वापस जाएंगे वो वैसे इमेज फॉर्म कर देगा। और जहां से मान लो आगे तक ये वाटर
प्रेजेंट है तो वो आगे तक चली जाएंगी, बिल्कुल बेस में जाकर टकरा के वापस आएंगी। तो वो एक इमेज से फॉर्म कर देता है। जैसे कि हम जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, तो वो क्या दिखाते हैं, बेबी का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, है ना। वो किस लिए दिखा पाते हैं बेबी का स्ट्रक्चर, कि जहां से जो बॉडी की फॉर्मेशन हो रही है, सरफेस की फॉर्मेशन हो रही है, सरफेस से टकरा के बेबी के, और जो वापस हो जाती है, और वो स्क्रीन पे क्या है, एक इमेज की फॉर्मेशन कर देती है। जल्दी आने वाली वेव्स है क्या, इमेज की फॉर्मेशन कर देती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपका ओशियन में हो रहा होता है। तो हम देख रहे हैं इसके बारे में, द सोनार डिवाइस मेजर द टाइम टेकन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स टू ट्रैवल फ्रॉम शिप टू बॉटम ऑफ सी एंड बैक टू शिप, कि जाएंगी अल्ट्रासोनिक वे और वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक बार गई d डिस्टेंस, फिर वापस आई, तो 2d डिस्टेंस उन्होंने क्या है, ट्रेवल किया। हाफ ऑफ दिस टाइम गिवन the time taken by the ultrasonic wave to travel from ship to the sea bed, कि हाफ लिया, क्योंकि देखो एक बार गई और वापस आई, हमने तो टोटल टाइम को लिया ना, कैलकुलेट किया ना, मतलब कि वो टी टाइम में गई और फिर वापस आई टी टाइम में ही, तो क्या बन गया, टोटल टाइम कितना हुआ, 2t। हमारे पास टोटल टाइम आएगा कि इतने टाइम में वापस आई, तो 2t टाइम आएगा हमारे पास। इसका हाफ हमें करना होगा कि वन साइड का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। देन आता है, हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे हुआ। टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक सिग्नल इज टी, कि मान लो टी टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा, वेव को ट्रांसमिट होने के बाद रिसीव वापस होने में टी टाइम लगा। ठीक है, तो टी टाइम लगा, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव कितनी थी, v थी, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी होगी वो, क्योंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है, तो v है, v से डिनोट किया। तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टी टाइम d इज इक्वल टू एस इंटू टी, एक फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू एस इंटू टी। एस क्या है हमारा, v, स्पीड क्या है v, और टाइम t है। तो हम न्यूमेरिकल के तरीके से निकाल लेंगे, सिंपल जो हमने थी आपको बता दी। तो 2d डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया, एक बार जाने का d, वापस आने का d, और इसका फॉर्मूला है v इंटू टी, स्पीड इंटू जो आपका टाइम, एक फॉर्मूला आपको इतना तो याद ही होगा। देन this method of measuring distance is also called echo ranging। echo ranging भी इसे बोलते हैं। echo क्या होती है, जैसे कि हम पहाड़ों में जाके चिल्लाते हैं किसी का नाम, है ना, तो वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, वो उसे क्या बोलते हैं, echo रेंजिंग बोलते हैं। क्वेश्चन की जहां तक बात है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका था जब आपको पता चला कि अल्ट्रासोनिक वेव इसमें यूज की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम, which is the minimum resistance which can be made using 5 resistor each of 1/5 ohm। जो इसने पूछा कि क्या मिनिमम रेजिस्टेंस होगी किसी भी रजिस्टर को, जो 5 रजिस्टर हैं, सेम जो एम्पियर के ओम के हमने यूज किए हैं, तो उसकी क्या मिनिमम होगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 1/5 ओम, सेकंड दिया गया 1/25 ओम, थर्ड दिया गया 1/10 ओम, फोर्थ दिया गया 25 ओम। निकालते हैं। जो रेजिस्टेंस डिक्रीज व्हेन रजिस्टर आर ज्वाइंट इन पैरेलल में जब भी रजिस्टर को ज्वाइन किया जाएगा तो आपका क्या होगा, मिनिमम जो ये डिक्रीज हो जाएगी। जैसे रजिस्टर को R1 R2 3 4 5 करके ऐसे अरेंज किया गया, तो ये क्या है, हमारा सीरीज में अरेंजमेंट है। ये क्या है, सीरीज में अरेंजमेंट है। ये डायग्राम थोड़ा अप एंड डाउन हो गया, तो एक बार ये समझ लीजिए कि इसको कैसे लिखेंगे अगर पैरेलल में अरेंज है। 1/R इज इक्वल टू 1/R1, जो कि हमारा 1/R1 क्या, 1/5, R2 भी क्या है 1/5, 1/R2 है, तो R की वैल्यू क्या है 1/5 है, तो मतलब 1/1/5 लिखेंगे हम। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल आपको आगे सॉल्व कराऊंगी, तो ये प्लस किया, प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, जितने भी आपको जितने मर्जी दिए हैं उनको आप लिख सकते हैं। जबकि हम रेजिस्टेंस की इंक्रीज की बात करें तो ये सीरीज में अरेंज होगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। देखिए आप इधर देखिए, ये वाला क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट है, पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल है ये, तो ये पैरेलल
अरेंजमेंट है। तो इसके लिए डायग्राम आपका ये है। तो जब ये डिक्रीज हो जाता है, अगर इस तरीके का अरेंजमेंट हो तो ये डिक्रीज हो जाएगा। देखिए हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आउटपुट आता है वो कम आता है, कम आता है ना, तो यहाँ पे डिवाइड ही तो किया गया है। तो आप याद रख सकते हैं जब भी पैरेलल में अरेंज होगा, जब भी पैरेलल में अरेंज होगा तो ये कम आएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सिंपली प्लस कर रहे हैं, और ये प्लस कब करते हैं, जब ये सीरीज में अरेंज हो, जब ये सीरीज में अरेंज हो। यहाँ का जो रेजिस्टेंट था वो भी इसके साथ प्लस हो गया, क्योंकि बीच में तो कोई बैरियर आ ही नहीं रहा ना, तो ये प्लस हो जाते हैं सिंपली। तो जितने भी आपको रजिस्टर दिए हों, रेजिस्टेंस आई हो, तो उसको हम सिंपली प्लस कर देते अगर सीरीज में अरेंज है तो। अगर पैरेलल में अरेंज है तो हम इस तरीके से करेंगे। तो अब स्टेटमेंट क्या बनती है, वी कैन गेट मिनिमम रेजिस्टेंस when all the given resistor will join in parallel, and we get maximum resistance when all the resistor will join in series। कि सीरीज में होगा तो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा जब हमारा पैरेलल में अरेंज होगा। न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं। ये हमारा दिया गया था R1 क्या था, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/R1। R1 कितना दिया गया था 1/5 प्लस 1/R2। R2 कितना था 1/5, फिर प्लस 1/R3। R3 कितना था 1/5 प्लस 1/R4। R4 1/5 प्लस R5। 1/R5 की बात करें तो R कितना था 1/5। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। तो जो ये 5 था, अपोन के अपोन में कुछ होता तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। ये 1/1 तो रहेगा, लेकिन जो ये अपोन के अपोन वाला था ये इंटू 5 हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल है, आपको पता होगा, इतनी मैं मान के चलती हूँ आपको कैलकुलेशन आती होंगी। इसको सॉल्व किया तो 5 आ जाएगा, क्योंकि अपोन में 5 का कोई मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5/1। तो नीचे वाले 1 को हम हटा सकते हैं, तो ये क्या आ गया 25 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, 1/R थोड़ी निकालना, हमें तो R निकालना है। R निकालना है तो R इज इक्वल टू आपका 1/25 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब नीचे कुछ नहीं होता हम इमेजिन क्या करते हैं कि 1 है, और यहाँ तो आपको 1 दिखाई रखा है, तो इसको रिवर्स किया 1/25 ओम जो है आपका आंसर आ जाएगा। मिनिमम जो हमें निकालना था वही, ये आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना था, तो हमारा आंसर क्या होगा 1/25 ओम आंसर आ जाएगा। इसे हम पैरेलल में अरेंज करेंगे। और देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट में क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज मोर एट द एंड देन एट द सेंटर। की एंड पे ज्यादा होगा सेंटर के बजाय, मिनिमम इन द मिडल, कि मिडल में जो है मिनिमम होगा, या फिर सेम होगा हर पॉइंट पे, या फिर फॉर्म टू इंक्रीज फ्रॉम वन एंड टू अनदर, कि एक एंड से दूसरे एंड तक ये इंक्रीज करेगा, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ ये इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये एक सोलेनोइड है, ठीक है। इधर से आपको दिख रहा है जितनी इधर दिखाई दे रही है इतनी ही तो इधर दिखाई दे रही है। मैग्नेटिक फील्ड जितनी इधर दिखाई दे रही है उतनी इधर दिखाई दे रही है, जितनी इधर दिखाई दे रही है उतनी ही इधर दिखाई दे रही है, और पावर इसकी सेम होती है। इस एरिया में देखोगे इतनी दूरी में तो भी उसकी इतनी पावर है, और यहाँ पे देखोगे इतने ही डिस्टेंस पे तो भी इतनी ही पावर है, और यहाँ पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड की पावर उतनी ही है। लेकिन बात क्या है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, हम एक सेम डिस्टेंस पे देख रहे होते हैं, तो क्या होगा सेम होगी हर एक पॉइंट पे। ऐसा नहीं है कि मिडिल में आपकी ज़्यादा या कम है, या फिर जो एंड है नॉर्थ या साउथ वाले डायरेक्शन में कम या ज़्यादा है, या फिर दोनों एंड पे ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हर एक पॉइंट पे आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। तो आपका 3 जो है आपका आंसर करेक्ट होगा। देन हम आगे बात करें, द path of ray of light coming from air passing through the rectangular glass slab traced by 4 students are shown as A, B, C, D in the figure. Which one of them is correct? कि 4 बच्चे हैं, उन्होंने ग्लास स्लैब लिया, तो इस प्रकार से उन्होंने ड्रॉ किया कि रे यहाँ से आके ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये बोल रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, और ये बोल रहा है कि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है बस, और ये बोल रहा है कि बस यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आपको बताना कि कौन से स्टूडेंट ने जो है सही डायग्राम ड्रॉ किया है। तो इसके लिए हम ये समझेंगे, ये हमारी एक ग्लास स्लैब है जो आपको ब्लू कलर की दिखाई गई है,
तो एक रे आती है, जो रे आती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जहां से लाइट बाहर निकल रही है ग्लास स्लैब से, यहाँ पे इनको हमने लेबल कर दिया M1 और N1, ठीक है। तो ये नॉर्मल कहलाते हैं, N है इधर और यहाँ पे N1 है। तो इनके साथ एंगल बनाएंगे, ये जो ये इंसिडेंट रे है जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। जब ये ग्लास स्लैब में एंटर की, ये तो लाइटर मीडियम था, एयर थी, वो बहुत ज्यादा डेंस नहीं होती, लेकिन ग्लास स्लैब होता है उसके पार्टिकल थोड़े ग्लास के क्लोज होते हैं, थोड़ा डेंस होता है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। एक होता है रिफ्लेक्ट और एक होता है रिफ्रैक्ट। कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट होती है, वापस चली जाती है, लेकिन ज्यादातर लाइट क्या है, ग्लास स्लैब में से रिफ्रैक्ट होती है, मतलब थोड़ा सा अपना एंगल चेंज कर लेती है और उसमें एंटर कर जाती है दूसरे मीडियम में। तो ये अभी भी जो है नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएंगे, इसे हमने क्या बोला, आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन जो है आपका एंगल है ये आर, और इंसिडेंट एंगल है एंगल आई, ठीक है। फिर यहाँ पे अब हमारे पास दूसरे मीडियम में रे आ गई है। जब ये दूसरे मीडियम में आ गई है तो ये हमारा एक तरीके से फर्स्ट मीडियम है, इस रे के लिए ये फर्स्ट मीडियम है, और ये बाहर निकल दी है तो एक और मीडियम में आएगी, एक और मीडियम में आएगी जो इसे फेस करना, एक तीसरा मीडियम फेस करना। भले ही ये एयर है, यहाँ पे ये फर्स्ट मीडियम की तरह ट्रीट की जा रही थी, यहाँ पे आपकी थर्ड मीडियम की तरह ट्रीट की जा रही है, तो ये बाहर निकलेगी। तो अब एयर के पार्टिकल कंपैरेटिवली दूर होते हैं, तो ये थोड़ी बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ भी ये क्या करेगी, इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, ये एंगल बनाएगी, यहाँ पे भी एंगल बनाएगी, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा आपका, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, फाई बनाया गया और यहाँ पे आपको आर बनाया गया है। तो इसके लिए कंसिडर करें तो आई ही होगा, ये आर होगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें इस रे को, जो इनिशियल रे थी इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो ये इमर्जेंट जो रे है हमारी, इमर्जेंट क्या होता है, बाहर निकलने वाली रे, एग्जिट होता ना जहाँ पे, वो इमर्जेंट रे होती है, ठीक है। और ये देखेंगे पैरेलल आ जाएगी, अब जो इनिशियल मीडियम था हमारा एयर थी, यहाँ से रे को ट्रेवल करना था, तो इसी के तो पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल इसी के आ रही है, लेकिन इसने थोड़ा सा अपना रिफ्रैक्शन की वजह से अपना थोड़ा सा पाथ जो है चेंज कर लिया है। तो अब इसी को आप मैच करेंगे, क्या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लग तो रहा है हमें, दो बार रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे बस एक बार रिफ्रैक्ट हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब इसने फर्स्ट मीडियम में एंटर किया तो क्या इसे रिफ्रैक्ट होने की जरूरत नहीं थी, इस बच्चे ने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया। और यहाँ पे क्या किया है इस बच्चे ने, फर्स्ट मीडियम में तो रिफ्रैक्ट करा दिया, लेकिन सेकंड मीडियम में ये रिफ्रैक्ट कराना भूल गए। तो हमारा आंसर क्या हुआ, बी वाला जो आंसर है हमारा करेक्ट हुआ, ठीक है। ये लेबलिंग वगैरह आप देख लेना, किसको हमने इंसिडेंट रे बोला, किसको इंसिडेंट एंगल बोला, किसको रिफ्रैक्टिंग एंगल बोला, किसको रिफ्रैक्टिंग रे बोला, ठीक है, किसको नॉर्मल बोला, और लेटरल शिफ्ट क्या होता है वो भी देख लेना, ये लेटरल शिफ्ट आपकी है। अब हम बात करें आंसर की, तो आपका आंसर जो है बी करेक्ट होगा। तो आपका सेट ए जो था ये आज कंप्लीट हो गया है विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और फिर भी आपको कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट कीजिए, और मेरे डिफरेंट लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे डाउट पूछ सकते हैं।